हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अपना जो चैप्टर चल रहा था पादप का शरीर, तो देखिए अध्याय 6 पादपों की शारीरिक यानी पादपों की शारीरिक रचना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने कोर कैम्बियम स्टार्ट किया था, यानी सबसे पहले हमने वेस्कुलर बंडल या सहवन बंडल के बारे में पढ़ा था, और फिर दूसरे प्रकार का जो द्वितीयक वृद्धि करने वाला कैम्बियम होता है, कोरक कैम्बियम के बारे में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखिए जो कोरक कैम्बियम होता है, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बाहर वाला भाग होता है पौधे का, जिसको छाल बोला जाता है, तो उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे क्या होती है, मृत होना स्टार्ट हो जाती है, और मृत होने से वो नष्ट होने लगती है। तो नष्ट होती हुई कोशिकाओं को वापस पुनर्भरण करने के लिए वलकुट क्षेत्र के अंदर कौन सा कैम्बियम पाया जाता है? कोरक कैम्बियम पाया जाता है, कोरक कैम्बियम। और ये कैम्बियम क्या करेगा, बाहर की तरफ जो नई कोशिकाएं बनाएगा उनको कोरक या काग बोला जाता है, जबकि अंदर की ओर जो नई कोशिकाएं बनाएगा उनको बोला जाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी द्वितीयक वलकुट। ठीक है, तो इस प्रकार कोरक क्या करता है, कोरक बनती है बाहर की तरफ कोरक कैम्बियम से, और अंदर की तरफ क्या बनता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स कोरक को मिलाकर क्या बोला जाता है, बाहरी जो ऊतक होता है जो नष्ट हो जाता है उसका भाग कहलाता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, परिचर्म बोल सकते हैं। तो नोट कीजिए पॉइंट, कोरक तथा द्वितीयक वलकुट मिलकर परिचर्म का निर्माण करते हैं। परिचर्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए ये पॉइंट। तो देखिए ये हमने परिचर्म के बारे में पूछा, आपको पूछा जा सकता है कि परिचर्म किस किस से मिलकर बना होता है, कोरक तथा द्वितीयक वलकुट। अब देखिए जो बाहर का जो भाग है पौधे का उसको क्या बोला जाता है, छाल वल्क बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, ये पौधा है, तना है, इसका जो आपके सेवन ऊतक यानी जाइलम के बाहर का जो पूरा ही भाग है, यहां से लेकर यहां तक का पूरा भाग, इसको छाल बोला जाता है, या इसको छाल वल्क भी बोला जाता है। जो छाल वल्क है वो बाहर का कठोर भाग होता है जो धीरे धीरे टूट कर पौधे से पादप से अलग होता जाता है। जो स्टार्टिंग में छाल बनती है उसको कोमल छाल बोला जाता है, और जो अंत में छाल बनती है उनको क्या बोला जाता है, कठोर छाल बोला जाता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीयक जाइलम के द्वितीयक जाइलम से बाहर के सभी भाग छाल वल्क कहलाते हैं, छाल वल्क कहलाते हैं, जिसमें द्वितीयक फ्लोएम भी सम्मिलित होता है, जिसमें द्वितीयक फ्लोएम भी सम्मिलित होता है।
तो देखिए हमने 7 बंडल पढ़ा था, ये 7 बंडल था जिसके अंदर की तरफ क्या था, द्वितीयक जाइलम, फिर इससे नीचे था प्राथमिक जाइलम, इससे बाहर था द्वितीयक फ्लोएम, इससे ऊपर था प्राथमिक फ्लोएम। क्योंकि प्राथमिक फ्लोएम और प्राथमिक जाइलम के बीच में कैम्बियम बना था, फिर इसने इधर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण किया और इधर की तरफ किसका निर्माण किया, द्वितीयक जाइलम का निर्माण किया। तो द्वितीयक जाइलम के बाहर का जो पूरा ही भाग है वो क्या कहलाता है, छाल वल्क कहलाता है, जो कहां से स्टार्ट होता है, द्वितीयक फ्लोएम से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए जो छाल वल्क है वो क्या होता है, आप देखते हो पादप की छाल होती है वो टूटी फूटी ऊपर आपको भाग दिखाई देता है। तो छाल है वो प्रारंभिक अवस्था में जो छाल बनती है उसको कोमल छाल बोला जाता है, और जो अंत में जो छाल टूटने लगती है उसको कठोर छाल बोला जाता है। तो ये परिभाषा भी नोट कर लीजिए। प्रारंभिक अवस्था में बनने वाली छाल कोमल छाल कहलाती है, तथा अंतिम अवस्था में बनने वाली छाल कठोर छाल कहलाती है। तो जो प्रारंभिक अवस्था में छाल बनेगी उसको कोमल छाल, और जो अंतिम अवस्था में बनेगी उसको बोलेंगे कठोर छाल। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट पॉइंट और आता है कि हमने देखा था कि जो कोर्क कैम्बियम है, ये तना है, तने के वलकुट क्षेत्र में क्या बनती है, कोर्क कैम्बियम बनती है। ये कोर्क कैम्बियम जो बाहर की तरफ तो क्या बनाएगी, छाल बनाएगी या कोर्क बनाएगी। जो बाहर की तरफ तो क्या बनाती है, कोर्क, तथा अंदर की तरफ क्या बनाती है, द्वितीयक वलकुट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यदि ये जो कैम्बियम है वो बाहर की तरफ कोरक की बजाय पेरेनकाइमा कोशिकाएं बनाए, पेरेनकाइमा कोशिका बनाए, किस प्रकार, इस प्रकार की पेरेनकाइमा कोशिकाएं बनाए,
तो ये पेरेनकाइमा कोशिका क्या करती है, बाह्य त्वचा पर जाकर फट जाती है। तो इस प्रकार की संरचना बनेगी। ये है कॉर्क कैम्बियम। और इधर बनाएगी द्वितीयक वलकुट। ये है बाह्य त्वचा। तो देखिए कोर्क कैम्बियम क्या करती है, मुख्यतः ये बाहर की तरफ कोर्क बनाती है, छाल जैसी संरचना बनाती है, लेकिन कभी कभी क्या करती है, ये बाहर की तरफ कुछ पेरेनकाइमा कोशिकाओं का निर्माण करती है। और जैसे ये पेरेनकाइमा कोशिका बाह्य त्वचा के समीप जाती है, ये फट जाती है, और इनके फटने से किसका निर्माण होता है, रंध्र का निर्माण होता है। रंध्र या इनको वात रंध्र भी बोला जाता है। वात रंध्र यानी ये हवा के संपर्क में रहते हैं, गैसों के आदान प्रदान में रंध्र सहायक होते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया, वात रंध्र। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कीजिए। आपको पूछा जा सकता है कि रंध्रों का निर्माण किन कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो रंध्रों का निर्माण पेरेनकाइमा कोशिकाओं के द्वारा होता है। और इन पेरेनकाइमा कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है, कॉर्क कैम्बियम के द्वारा किया जाता है। मुख्यतः कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ कोरक का निर्माण करता है, लेकिन कभी कभी ये क्या करता है, कोरक की जगह बाहर की तरफ पेरेनकाइमा कोशिकाएं बना देगा, और उससे किसका निर्माण हो जाएगा, रंध्रों का। यानी ये है पेरेनकाइमा कोशिकाएं। ठीक है, तो पॉइंट देखिए, कॉर्क कैम्बियम के द्वारा कभी कभी बाहर की तरफ कोर्क कोशिकाओं की बजाय पेरेनकाइमा कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। ये पेरेनकाइमा कोशिकाएं बाह्य त्वचा के समीप जाकर रंध्र का निर्माण करती है, जिन्हें वात रंध्र भी कहा जाता है। जिन्हें वात रंध्र भी कहा जाता है। ठीक है, और वात रंध्र या रंध्रों का क्या काम है, गैस या आदान प्रदान में सहायक होते हैं, और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में भी सहायक होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, रंध्रों के द्वारा गैसीय आदान प्रदान तथा
वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने रंध्र के बनने की प्रक्रिया देखी। आपके लास्ट पॉइंट है कि मूल में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। तो नेक्स्ट देखिए, मूल में द्वितीयक वृद्धि। तो देखिए, मूल में द्वितीयक वृद्धि लगभग वैसी होगी, क्योंकि अभी हमने द्वितीयक वृद्धि का प्रोसेस है वो पूरा पढ़ लिया है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, मूल में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। तो सेम वही प्रोसेस होगा कि सेवन उत्तक बनेगा। सबसे पहले सेवन उत्तक वेस्कुलर टिश्यू या सेवन बंडल वेस्कुलर बंडल, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में सेवन उत्तक बनेगा। अब वो बाहर की तरफ क्या बनेगा, द्वितीयक जाइलम बनाएगा। अंदर की तरफ क्या बनाएगा, प्राथमिक जाइलम बनाएगा। और इस प्रकार धीरे धीरे सेवन उत्तक का विकास होता जाएगा और एक अखंड छल्ले के रूप में बन जाएगा। आपको याद हो तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि किस प्रकार जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होता है वो स्टार्टिंग में तो कैसा होता है, अखंड खंडों के रूप में बंटा हुआ होता है, और लास्ट के अंदर फिर वो जुड़कर एक छल्ले के जैसी संरचना बना लेता है। यानी प्रारंभिक अवस्था में तो कैम्बियम सिर्फ इसी प्रकार था, ऊपर है जाइलम और नीचे है फ्लोएम।
यानी इस प्रकार ये सिर्फ इनके बीच में ही उपस्थित था, यहां पर भागों में उपस्थित नहीं था। और यहां पर जो लाइनें बन रही थी उनको क्या बोला गया था? मज्जा किरणें। इनको क्या बोला गया था? मज्जा किरणें। ये क्या थी? मज्जा किरणें। और इनके अंदर कौन सी कोशिकाएं होती है? पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो मज्जा किरणें होती है ये क्या करती है? धीरे धीरे विभाजन करने लगती है। और फिर ये खुद मज्जा किरण है वो यहाँ से कोशिकाएं यहाँ से टूटने लगती है, अलग होने लगती है। और सेवन केम्बियम है वो क्या करता है? बढ़ने लगता है। तो ये आपस में जुड़ जाता है पूरा ही और एक केम्बियम छल्ले का निर्माण करता है। तो आगे का प्रोसेस कैसे होगा देखिए। ये जो पहले इनके बीच में ही था फिर ये आपस में जुड़ गया और ये क्या कहलाएगा? संवहन केम्बियम। ठीक है, तो मूल के अंदर द्वितीयक वृद्धि क्या होगी? मूल में सबसे पहले क्या पाया जाएगा? सेवन केम्बियम पाया जाएगा जो जाइलम के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होगा, या नहीं फ्लोएम के नीचे और जाइलम के ऊपर होगा, यानी इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। तो पहला पॉइंट, मूल में द्वितीयक वृद्धि के समय जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य केम्बियम उपस्थित रहता है, जिसे अंतःपूलीय केम्बियम कहते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको, अंतःपूलीय केम्बियम को, जिन्हें अंतःपूलीय केम्बियम कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, केम्बियम के द्वारा बाहर की तरफ द्वितीयक जाइलम, बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम द्वितीयक फ्लोएम तथा अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट्स।
तो देखिए स्टूडेंट्स, मूल में द्वितीयक वृद्धि का ये प्रोसेस है, लगभग जो अभी हमने पीछे मूल और तने में द्वितीयक वृद्धि के जो प्रोसेस पढ़े, कैम्बियम छल्ले का बनना, वो सेम टू सेम प्रोसेस है। और बाहर में छाल वल्क का निर्माण, उनका टूटना, कठोर छाल, कोमल छाल, सबका निर्माण वही है जो अभी हमने पढ़ना है। तो वापस आपको रिवाइज नहीं करना है बिल्कुल। जब आप एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया जाए कि मूल में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है, तो आपको सेम टू सेम वो प्रोसेस लिखना है। लेकिन यहाँ पर आपको वापस नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हमने द्वितीयक वृद्धि पढ़ी। तो आप एक पॉइंट ध्यान रखना, चाहे जिम्नोस्पर्म पादप हो चाहे एंजियोस्पर्म पादप हो, उनके मूल और तने के अंदर क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि होती है। लेकिन एक बीजपत्री पौधों के अंदर द्वितीयक वृद्धि है वो नहीं होती है। तो ये नोट करके लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के मूल तथा तने में द्वितीयक वृद्धि होती है। फिर दूसरा पॉइंट लिखना, एक बीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। तो ध्यान रखना, चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, अगर वो द्विबीजपत्री है तो उनके मूल और तने दोनों में ही क्या होगी, द्वितीयक वृद्धि होगी। लेकिन यदि एक बीजपत्री है तो एक बीजपत्री के मूल और तने में कभी भी द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर कैम्बियम है वो नहीं बनता है। नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट्स के साथ ही आपका ये जो पुष्पीय पादपों का शरीर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने सरल ऊतक, जटिल ऊतक, स्थायी ऊतक, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि पौधे के जड़, तना, पत्ती की संरचना शारीरिक कैसे बनी होती है। उसमें मुख्य रूप से 3 ऊतक तंत्र होते हैं, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, सबसे अंदर वाला संवहन ऊतक तंत्र जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और उनके बीच में पाया जाने वाला भरण ऊतक तंत्र। और इनको देखते हुए हमने मूल, तना और पत्ती, इन सब की एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की संरचना देखी। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना, एक बीजपत्रियों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, जबकि द्विबीजपत्रियों में द्वितीयक वृद्धि होती है। और एक पॉइंट स्टूडेंट्स मैं आपको और बोलना चाहती हूँ कि मूल, तना और पत्ती के जितने भी पॉइंट है आपको 3 टेबल बनानी है। यही आपका होमवर्क ही समझिए आप, कि आपको एक टेबल बनानी है। पहले पत्ती के लिए बनानी है, जिसमें एक तरफ आपको एक बीजपत्री पत्ती के जो द्विबीजपत्री से अलग है वो लक्षण लिखना है, दूसरी तरफ आपको द्विबीजपत्री के लिखना है। फिर उसी प्रकार तने और मूल के लिए भी आपको एक एक टेबल बनानी है, जिसमें एक तरफ एक बीजपत्री तना और मूल के लक्षण और एक तरफ द्विबीजपत्री तना या मूल के लक्षण लिखने हैं। तो तना, पत्ती और मूल की 3 टेबलें आपके बनेगी। और इसमें से क्वेश्चन फिक्स है, आपको कई बार पूछा जाता है, आपके कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है कि एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री तने में अंतर बताइए, या एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल में अंतर बताइए। या आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि पृष्ठाधार पत्ती और समद्विपार्श्व पत्ती में अंतर बताइए, यानी एक बीजपत्री को पृष्ठाधार बोला जाता है
और द्विबीजपत्री को समद्विपार्श्व बोला जाता है। तो आपको ये 3 टेबल बना के याद करोगे तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में और समझने में। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।